आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्लिक इम्पैक्ट ऑफ टू स्मूथ स्फीयर। ठीक है, अभी तक ये हमारी जो इम्पैक्ट की वीडियो थी उसमें हम डायरेक्ट इम्पैक्ट पर बात कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्लिक इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑब्लिक इम्पैक्ट देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वहीं से। पहले तो हम कुछ बेसिक से टर्म्स देखेंगे क्योंकि हो सकता है आपको वो चीज़ें ना याद रही हों। ठीक है, इसमें जो हम देखने वाले हैं पहला तो हम देखेंगे कि कॉमन टेंजेंट क्या होता है, दूसरा हमारा नॉर्मल क्या होता है, कॉमन नॉर्मल। ठीक है, और तीसरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया है। तो हम इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, यहाँ पर ये देखो इस तरीके से। ठीक है, ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है कि कोई एक लाइन जो किसी भी सर्कल को या फिर कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करे तो वो हमारी टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालनी कॉमन टेंजेंट, यानी कि कॉमन टेंजेंट क्या है इन दोनों स्फीयर की, ए और बी की। तो कॉमन मतलब जो दोनों को टच करते हुए जाए। ठीक है, तो वो ऐसी लाइन कौन सी होगी हमारे पास, यहाँ पर इस टाइप से। एक सेकेंड, इन दोनों स्फीयर को टच करके जाने वाली लाइन क्या होगी हमारी, कॉमन टेंजेंट। ये इस तरीके से बन जाएगी। ये देखो, ये जो लाइन अभी हमने बनाई है ये क्या है हमारी, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अगर हम इसको नाम एल दे दें तो ये एल हमारा क्या है, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा कॉमन टेंजेंट। ठीक, और ये तुम्हारा एल डैश क्या है, कॉमन नॉर्मल। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो, ये जो कॉमन नॉर्मल है तुम्हारा ये क्या होगा, ये सेंटर से पास होगा तुम्हारे। ये अगर C1 है, ये C2 है, यानी कि ए और बी का सेंटर है C1 C2, तो इससे जो पास होगी वो तुम्हारी कॉमन नॉर्मल इससे निकल के जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर आता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ध्यान से सुनना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है कि एक सेकेंड। ठीक है, कॉमन नॉर्मल तो हमें पता चल गया। ठीक है, हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो लाइन होती है जो तुम्हारे कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में हो। ठीक है, किसकी, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो। तो अगर इस ए बी जो स्फीयर है हमारे पास, इस सिस्टम के लिए अगर हम कॉमन लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगी कि कॉमन नॉर्मल, तो कॉमन नॉर्मल एल डैश है, तो इस एल डैश की ही डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होना चाहिए। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है स्फीयर का, ये। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली लाइन जो कि कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, या तो ये समझ लो, या फिर तुम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि सर्कल जो भी हमारे पास स्फीयर है उन दोनों के जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाएगी। ठीक है, अब अगर तुम्हें किसी भी सिस्टम में जब दो स्फीयर आपस में कोलाइड कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं, और उन दोनों के लिए तुम्हें लाइन ऑफ इम्पैक्ट फाइंड करनी हो तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो दोनों स्फीयर लिखी हम बनाई हमने। ठीक है, इसके बाद उनका सेंटर हमने ढूंढा, सेंटर ढूंढने के बाद हमने उन दोनों सेंटर को ज्वाइन कर दिया और एक्सटेंड कर दिया। तो जो लाइन होगी हमारे पास अब आएगी वही लाइन हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, या फिर तुम क्या करो, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो, कॉमन टेंजेंट के बाद कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करो, उसके बाद कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में एक लाइन फाइंड करो जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही हो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्रीवियस टॉपिक जो है हमारे, या फिर हमने जो प्रीवियस क्लास किए हैं उनका थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने जो हमारा मेन टॉपिक है। एक सेकेंड, तो जो हमारा टॉपिक है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ऑब्लिक इम्पैक्ट ऑफ टू स्मूथ स्फीयर। ठीक है, ये चीज़ें हम अब ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें कोई तरीके की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जब हम ऑब्लिक इम्पैक्ट की बात करेंगे ना तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखो, ये हमारे पास है कोई भी दो स्फीयर है हमारे पास। ठीक है, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये है, ये हमारे पास है स्फीयर ए, ये हमारे पास स्फीयर ए है और ये हमारे पास है स्फीयर बी। ये दोनों स्फीयर आ रही हैं और ऑब्लिक इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऑब्लिक इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन से हमारी स्फीयर आ रही हैं, ठीक है, ऑब्लिक इम्पैक्ट क्या होता है कि जब हमारे लाइन ऑफ इम्पैक्ट और जिस डायरेक्शन से हमारी स्फीयर आ रही हैं इम्पैक्ट करने के लिए उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल हो। डायरेक्ट इम्पैक्ट में क्या होता था कि ये तुम्हारी दो बॉल हैं और ये तुम्हारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है,
इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ये दोनों बॉल्स चल के आती हैं, इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि सीधे सीधे इस तरीके से आती हैं और टकरा जाती हैं। ऑब्लिक इम्पैक्ट में क्या होता है कि एक इधर से आ रही होती है, एक इधर से आ रही होती है, फिर ये आके इम्पैक्ट टकराती हैं, ठीक है। तो इनकी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो तो ये वाली रहेगी, ये वाली लाइन, ठीक है, लेकिन ये चल के किधर से आ रही है, इधर से। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक इम्पैक्ट। तो यही डिफरेंस है डायरेक्ट इम्पैक्ट में कि जब इम्पैक्ट हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होगा तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कहलाएगा। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि जो स्फीयर हैं वो किसी एक एंगल पर आ रही हैं इम्पैक्ट करने के लिए, और एंगल कहाँ से बन रहा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट से, ठीक है। ये चीज़ें देखो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि ये तुम्हारे पास स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, ठीक है। ये जो u1 और u2 और u2 ये तुम्हारी क्या है, वेलोसिटी है इम्पैक्ट से पहले की, यानी कि ये जो हमने एरो बनाया है, यानी कि ये जो बॉल्स हैं वो इस डायरेक्शन से चल के आई हैं, ठीक है। यहाँ से ये चल के आई हैं, यहाँ पर ये टकरा गई, यहीं पर हमने इनको रोक दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये यहाँ पर रुक गई। अब हमने कहा था लाइन ऑफ इम्पैक्ट फाइंड करने के लिए, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तुम्हारी ये तुमने सेंटर पकड़ा, ये सेंटर पकड़ा, ठीक है, दोनों को तुमने ज्वाइन कर दिया। तो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रही है वही क्या हो रही है तुम्हारी, वही तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती है। तो तुमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये वाली लाइन तुम्हें मिल गई, कि तुम्हें क्या मिल गया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। अब तुम्हें पता करना है कि ऑब्लिक इम्पैक्ट है डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो देखो क्या ये बॉल इसी लाइन के, जहाँ पर हमने ये ग्रीन एरो लगाया कि इसी लाइन के अलॉन्ग ये चल के आ रही थी इम्पैक्ट करने के लिए, तो आंसर है नहीं आ रही थी, ठीक है। कहाँ से आई थी, ये इधर से चल के आई थी, ठीक है। जब ये इस साइड, ठीक है, ये इधर से चल के आई थी, यहाँ से तुम जब इनको एक्सटेंड करोगे और सेंटर पे लाओगे तो देखोगे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इनका जो मोशन था जिस डायरेक्शन से ये आ रही थी उसके बीच में अल्फा एंगल बन रहा है। अल्फा हमने मान लिया है, कुछ भी एंगल बन रहा है, ठीक है, 30, 45, 46 जो भी है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हमने मान लिया कि अल्फा 1 एंगल बन रहा है और इस सेकेंड स्फीयर का जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ अल्फा 2 एंगल बन रहा है, ठीक है। जब भी तुम्हें कोई ना कोई एक एंगल मिल गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इनके मोशन के जिस साइड से चल के आ रही थी, तो समझ जाना कि ये क्या है, ऑब्लिक इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ऑब्लिक इम्पैक्ट के केस में 90% तुम्हें चीज़ें जो फिगर होगा वो इसी तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पर आज थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी अभी तक जो भी हमने बताया आपको। तो ये फालतू का हटा देते हैं सारा कुछ यहाँ से, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इसमें क्योंकि इम्पैक्ट यहाँ पर भी हो रहा है तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऑब्लिक इम्पैक्ट के लिए जो हमारे फॉर्मूलेज हैं, जो लॉ हैं, वो अलग होंगे डायरेक्ट इम्पैक्ट से। तो इसका भी आंसर है नहीं, अलग नहीं होंगे। जो लॉज हमने वहाँ पर यूज़ किए थे वही लॉज हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। वहाँ पर हमने कौन से यूज़ किए थे, एक तो था न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। दूसरा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि इम्पैक्ट से पहले जितना मोमेंटम होगा दोनों बॉल्स का उनका सम कर देंगे तो वो बराबर होगा कोलाइड इम्पैक्ट करने के बाद दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम होगा उसके सम के, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका हम यूज़ करते थे। और हम क्या यूज़ करते थे, डायरेक्ट इम्पैक्ट में तो यही दो चीज़ें होती थी हमारे पास, इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर अपना क्या कर लेते थे, जो भी चीज़ हमें चाहिए होती थी वो हम निकाल लेते थे। जैसे कि अगर हमें इम्पैक्ट के बाद की वेलोसिटी चाहिए या फिर हमें हाइट चाहिए, हाइट ऑफ फर्स्ट थ्रो, हाइट ऑफ सेकंड थ्रो, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। टाइम कितना लगा फर्स्ट थ्रो में, सेकंड थ्रो में, इस टाइप से, ठीक है। तो वहाँ पर इन दो चीज़ों से काम हो जाता था हमारा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक एडिशनल चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है जो कि है थीटा या फिर अल्फ़ा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं हमारी, ठीक है। तो अब देखो चेंज क्या हुआ है, किस तरीके से चेंज होगा। यहाँ पर देखो हम अब थोड़ा सा इसके हम डायग्राम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास दो स्फीयर हैं ए एंड बी, ठीक है। ये लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। दो हमारे पास स्फीयर हैं ए और बी, ठीक। इनका मास जो है हमारे पास कितना है, m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये जो स्फीयर ए है ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ अल्फ़ा 1 एंड स्फीयर बी जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ अल्फ़ा 2 एंगल बना रही है। कब का है ये, इम्पैक्ट से पहले का, ठीक है। इसके बाद थीटा 1 एंड थीटा 2 जो है वो एंगल है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ उन्हीं दोनों स्फीयर का, लेकिन ये कब का है, इम्पैक्ट के बाद का, यानी कि वो आई, टकराई और चली गई। जब जा रही हैं तो कितना एंगल बना रही हैं, थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। अब हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ तो रहेगी कि ये जो u1 एंड u2 है ये क्या है, वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है। एंड v1 एंड v2 क्या है, ये वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। ये चीज़ समझ जाना, हम लिख नहीं रहे यहाँ पर पूरा, ठीक है। तो u1 और u2 हमारा क्या है, वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, एंड v1 एंड v2 क्या है, वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखो जैसे कि
देखो जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है उसमें क्या है कि जो भी हमारी बॉल है या फिर जो भी हमारा स्फीयर है वो कोलाइड कर रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो u1 और v1, u2 और v2 इनका जो कंपोनेंट है वो हम एक सिंगल डायरेक्शन में फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वो क्या हम करेंगे, इस डायरेक्शन में हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम ये जो स्फीयर है हमारे पास, सॉरी जो हमारी वेलोसिटी है, इसको हम इस एक्सेस से यानी कि जो एक्स एक्सेस जो हमारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इस पर हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो जैसे कि हमारी u1 है, ठीक है। ये u1 अल्फा 1 एंगल बना रही है, तो थोड़ी देर के लिए देखो यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा, हाँ ये u1 है, इसको अगर हम इस तरीके से एक्सटेंड करें यहाँ पर तो ये तुम्हारी u1 आएगी एक्सटेंड होके, ठीक है। ये तुम्हारा अल्फा 1 था, ठीक है। u1 को एक्सटेंड किया तुमने तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये भी अल्फा 1 हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये अल्फा 1 हो गया, तो अगर हम इस u1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे इस पर तो क्या हो जाएगा, u1 कॉस अल्फा 1, ठीक है। ये जो हमने रिडक्शन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पर हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जिस एक्सिस, जैसे कि ये हमारे पास है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है और ये v है और ये एंगल अगर थीटा अल्फ़ा है मान लो, ठीक है। तो x कंपोनेंट क्या होता था, v कॉस अल्फ़ा, ठीक, यानी कि जिसके साथ एंगल बन रहा होता था वो एक्सिस कॉस का कंपोनेंट लेके जाती थी, मतलब उसका कंपोनेंट जो होता था वो कॉस में होता था। तो अगर ये अल्फा 1 है तो इसको एक्सटेंड किया तो ये भी अल्फा 1, मतलब ये भी एंगल अल्फा 1 होगा, ये v1 है, u1 है, इसको उठा के हम इस पर ले गए तो अल्फा 1 एंगल इसके साथ बन रहा है ना, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो किसके, कॉस के साथ आ जाएगा, u1 कॉस अल्फा 1, ठीक है। सेम चीज़ u2 के साथ, ये u2 है ना, इसको इस तरीके से खींच के लाओ, यहाँ पर ये अल्फा 2 हो जाएगा, इसको उठा के इस पर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, u2 कॉस अल्फा 2, ठीक है। सेम चीज़ v1 के साथ, अब इसको देखो हम हटा देते हैं यहाँ से। अब v1 जो है इसको भी हम फाइंड कर लेंगे, मतलब v1 को भी हम इस अब हम v1 को भी x एक्सिस के अलॉन्ग ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा 1 एंगल है, ठीक है। इस v1 को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा तुम्हारा v1 कॉस थीटा 1, इधर तुम्हारा आ जाएगा v2 कॉस थीटा 2, जब v2 को तुम इस तरफ ले जाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये तुम्हारे जो है एक्स एक्सिस, मतलब सॉरी जो तुम्हारे u1 u2 v1 v2 के x कंपोनेंट आ गए, ठीक है, कि x कंपोनेंट ऑफ u1 एंड v1 वेलोसिटी इज, तो u1 जो है वो नॉर्मल के साथ कितना अल्फा 1 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये u1 कॉस अल्फा 1 और v1 जो है वो थीटा 1 एंगल बना रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा v1 कॉस थीटा 1। x कंपोनेंट की बात करें तो हमेशा कॉस रहेगा, ठीक है। y कंपोनेंट कॉस की जगह पे बस साइन कर दो, तो साइन अल्फा 1 एंड साइन थीटा 1। अब u2 और v2 के लिए भी सेम चीज़, u2 कॉस अल्फा 2 v2 कॉस थीटा 2 अल्फा 2 थीटा 2, क्यों, क्योंकि u2 जो है यानी कि जो सेकंड स्फीयर है वो नॉर्मल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ अल्फा 2 और इम्पैक्ट के बाद थीटा 2 एंगल बना रही है, ठीक है। बाद में बाई कंपोनेंट के लिए हम साइन और कॉस से रिप्लेस कर देंगे, किस वाई कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, कॉस को साइन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इम्पैक्ट की बात करेंगे, इम्पैक्ट के जो लॉज हैं उनकी बात करेंगे कि ऑब्लिक इम्पैक्ट में क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो लॉ ऑफ इम्पैक्ट हमने डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए पढ़ा था सेम यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए जो लॉ ऑफ इम्पैक्ट था वो क्या था, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू ई u1 माइनस u2, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑब्लिक इम्पैक्ट की बात करें तो हम u1 v1 u2 v2 इनके x कंपोनेंट की हम बात करेंगे, v2 v1 को हम v2 और v1 के x कंपोनेंट से हम रिप्लेस कर देंगे, जो कि हो जाएगा v2 कॉस थीटा 2 माइनस v1 कॉस थीटा 1, इधर e u1 कॉस अल्फा 1 माइनस u2 कॉस अल्फा 2, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, लॉ ऑफ इम्पैक्ट पहला, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास वहाँ पर क्या लॉ ऑफ इम्पैक्ट था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा लॉ ऑफ इम्पैक्ट था m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ पर भी v1 v2 u1 u2 को इनके x कंपोनेंट से हम रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा m1 v1 कॉस, अब देखो v1 की हम बात कर रहे हैं ना, तो v1 क्या होता था, इम्पैक्ट के बाद की वेलोसिटी। अब इम्पैक्ट के बाद की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ कितना एंगल बनाती थी, थीटा 1, ठीक है। तो ये देखो ये v1 है तुम्हारा, ये थीटा 1 एंगल बना रही, तो हमारा जो v1 के साथ एंगल जाएगा वो कितना होगा, थीटा 1 प्लस m2 v2 कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू m1 u1 कॉस अल्फा 1 प्लस m2 u2 कॉस अल्फा 2, ठीक है। तो एक हमारे पास लॉ ये आ गया, ठीक है। ये हमारे किसके लिए है, ऑब्लिक इम्पैक्ट के लिए, ये हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए, यहाँ पर ये डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए, ये ऑब्लिक इम्पैक्ट के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो एडिशनल हमें देखनी पड़ेगी वो ये है, ठीक है। पहले तो उसको हम देख लेते हैं है क्या,
कि तुम्हारा जो u1 है और v1 है, ठीक है, u1 को अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, ठीक है, यानी कि u1 का जो y कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा किसके, v1 के y कंपोनेंट के बराबर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि u1 का जो y कंपोनेंट है वो कितना है, u1 साइन अल्फा 1, ठीक है। ये u1 साइन अल्फा 1 बराबर होगा किसके, v1 के y कंपोनेंट जो कि है v1 साइन थीटा 1, ठीक है, ठीक है ना। v1 का y कंपोनेंट और u1 का y कंपोनेंट ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमें एक चीज़ यूज़ कर लेनी है और बाकी हमारे सारे लॉ हो गए, ठीक है। जैसे कि देखो, ठीक है, सॉरी m1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा u1 साइन अल्फा 1 इज इक्वल्स टू v1 साइन थीटा 1 एंड u2 साइन अल्फा 2 इज इक्वल्स टू v2 साइन थीटा 2। तो यही 3 मेजर लॉ हैं हमारे पास जिनका हम यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज़ एडिशनल है कि जो भी तुम्हारा u है, u1 है, v1 है, u2 है, v2 है, इनके जो y कंपोनेंट होंगे यानी कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम इनके कंपोनेंट लेंगे तो वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है, u1 का v1 के साथ और u2 का v2 के साथ, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस पे सॉरी जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं लॉज पर बेस्ड होंगे, ठीक, इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों के, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।